में पढ़ा था, थोड़ा रिवाइज, इसको जो बाद में रिवाइज, एक्चुअली काफी लंबे टॉपिक से, तो अगर उसमें कोई स्पेसिफिक चीज आपने समझनी है तो उसको मैं समझाया, तो पूरा लेक्चर रिवाइज करना काफी जो है ना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी मैं ये लेक्चर कर रहा हूँ, इसके आप नोट्स बना लें और उसमें फिर जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही बता दीजिएगा, वो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी हम लेक्चर, हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लेसन नंबर 6 से लेसन नंबर 9 तक के कॉन्सेप्ट जो है हमको हम देखेंगे। लेसन नंबर 6 जो हमारा वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि कॉन्सेप्ट या कंस्ट्रक्ट क्या चीज़ होती है। वो हमने बात की थी कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं, या कोई एक फिनोमिना है, लेट्स सपोज टेबल, टेबल एक कॉन्सेप्ट है, एज, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपको नाम से वो चल रहा है कि जिसके जो है वेरिएबल हो वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू ना हो। ठीक है, तो वेरिएबल्स डिफाइंड एज एनीथिंग दैट वेरीज और चेंज इन वैल्यू, जिसकी वैल्यू चेंज होती हो। ठीक है, इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है या कोई कैटेगोरिकल वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल एज, एज का कोई भी नंबर हो सकता है, एज इज अ वेरिएबल। एज 5 इयर्स भी हो सकती है, 7 इयर्स हो सकती है, 10 इयर्स हो सकती है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस, इट कैन बी मैरिड, सिंगल, डाइवोर्स, विडो, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं इसकी, तो इट इज अ वेरिएबल। इस तरह एजुकेशन हो गई, मोरल हो गया, ये सारी आपकी जो है वेरिएबल्स हैं। अभी आप रिसर्च कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 5 साल से 10 साल के बच्चों में हम देख रहे हैं कि किन बच्चों में जो है वो कैल्शियम की कमी है। तो एज इज अ वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल हो गया कैल्शियम, क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम जो उनके बॉडी में है। ये दोनों वेरिएबल हो गए हैं। इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि फीमेल जो है, फीमेल कितनी है जो आपकी वर्किंग हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में कर रही हैं, कितने वो उनका जो है ना एजुकेशन लेवल क्या है जो फीमेल वर्किंग कर रही हैं। अच्छा, अब इसमें हमने सिर्फ किसका मेजर कर रहे हैं, जो फीमेल पॉपुलेशन है। तो इसमें फीमेल पॉपुलेशन जो है वो हमारा वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि हमारी सारी पॉपुलेशन ही फीमेल का जिक्र हम कर रहे हैं। हमारे वेरिएबल होगा उनका एजुकेशन लेवल, वो हमारा जो है वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। इट कैन बी कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इनको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, और जो है ये वो इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, अच्छा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो है जिसको आप डिवाइड कर सकें। अच्छा, वेरिएबल फिर समझा, वेरिएबल देखें, वेरिएबल मैंने कहा था वो चीज है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। लेट्स सपोज आप एक रिसर्च कर रहे हैं कि जब टेम्परेचर रेज होता है, गर्मी होती है, तो जो वर्कर्स हैं उनका प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो अब इसमें देखिए क्या चीजें चेंज हो रही है, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। तो एक चीज आपकी चेंज हो रही है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर आपका वेरिएबल हो गया। दूसरी चीज आपकी हो गई प्रोडक्टिविटी, कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम या ज्यादा हो रही है। तो ये जो चीज चेंज हो रही है ये वेरिएबल है। ठीक है, वर्कर्स जो है वो चेंज नहीं हो रहे, वर्कर वही है जिसका आप चेक कर रहे हैं कि जब सर्दियां थी तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, गर्मियां हुई तो प्रोडक्टिविटी क्या हुई है। तो वर्कर्स आर सेम, लेकिन जो चीजें चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है, टेम्परेचर और आपका जो है प्रोडक्टिविटी। तो ये आपके वेरिएबल हो गए। इसी तरह आप कहते हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि दरख्त की हाइट्स के किस शहर में दरख्तों की हाइट क्या है। तो आपका एक तो वेरिएबल्स हो गए कि सिटीज के, लेट्स आप कहते हैं कि जी पंजाब में इस तरह है, या प्रोविंस पंजाब में इस तरह है, सिंध में इस तरह है। और जो ट्रीज की हाइट है वो एक वेरिएबल हो गए कि वो डिफरेंट हाइट्स हैं। अच्छा, ये 4-5 किस्म के वेरिएबल्स हैं। ये टाइप से हम अभी डिस्कस करने लगे हैं। अभी पहला हमने कहा था कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो है जिसको आप फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूटी में चल रहे होते हैं और उनका कुछ भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं इनकम, किसी की इनकम कितनी है, तो वो कहता है जी किसी की 100 रुपये होगी, 1000 रुपये होगी, लाख रुपए होगी, 10 लाख रुपए होगी। मतलब कोई भी इसमें नंबर हो सकते हैं। टेम्परेचर, आप माइनस से लेके 100 डिग्री तक, तो थाउजेंड्स ऑफ डिग्री तक जो है टेम्परेचर चले जाते हैं। ठीक है,
22.5 डिग्री ये टेम्परेचर है, 22.6 डिग्री है, फ्रैक्शंस में आ जाता है। ठीक है, तो जब जिसमें फ्रैक्शंस में पॉइंट्स में भी आ जाए तो वो आपका कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ठीक है, एज हो गया कि जी 2 years and 5 months, 2.5 2.6 ईयर्स क्या है, 13.4 ईयर्स है इसकी। टेस्ट स्कोर है 66.3%। तो जहां आपके फ्रैक्शंस में आ जाते हैं वो आपके होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। फिर दूसरे कौन से हो जाएंगे कि जो फ्रैक्शन में डिवाइड ना हो सकते हो, उनको हम कह देंगे डिसकंटिन्यूस वेरिएबल। इनके जो है लिमिटेड नंबर्स ऑफ जो है इनके वो हो सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें 3-4 किस्म की हो जाते हैं। एक होता है कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है, जहां आप कैटेगरीज बना देते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि हमने देखना है कि एक कॉलेज में स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्या है। इसमें हमने 2 कैटेगरीज कर दी हैं, मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स। अब देखें 2 वेरिएबल ना, मेल एंड फीमेल, लेकिन सिर्फ इसमें 2 ही कैटेगरीज आई हैं। तो ये आपकी हो जाएगा कैटेगोरिकल वेरिएबल। इसमें आप पॉइंट्स में या उसमें नहीं कर सकते। आप वो कर चेक करना चाह रहे हैं एक चीज डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर किस तरह चीज हो सकती है, तो मेरे से 5-6 रिलीजन्स हैं, तो ये कैटेगरीज बन गई हैं। तो इन 5-6 के अलावा कोई एक्स्ट्रा आप नंबर नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि जी हमारे पास 10.5 रिलीजन आ गए हैं या हमारे पास 25.8 रिलीजन हो गए, इस तरह नहीं हो सकता। इसमें एग्जैक्ट कैटेगरीज होंगी कि जी अच्छा जी रिलीजन क्या है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है। तो आपने कैटेगरीज बना दी हैं और उसके अंदर ही कोई ना कोई आपके वो फॉल कर रहे होंगे। क्लासिफिकेटरी वेरिएबल, अच्छा क्लासिफिकेशन में होता है कि आप उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दे देते हैं। लेट्स सपोज आप कह देते हैं कि क्लासिफाई आप एज को कर देते हैं कि जी बिलो 30 इयर्स एक हमारी वो है क्लासिफिकेशन, एक 30 to 50 इयर्स है, एक 50 एंड अबव है। तो आपने एज को भी 3 उसमें वो डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है, डिस्क्रीट आपका हो जाता है कि आप उनको 2 आपस में जो है ना डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जिस तरह मेल एंड फीमेल जो है, ये भी एक आपका डिस्क्रीट हो गया है। एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, ये भी आपका एक डिस्क्रीट जो है वेरिएबल्स हो गए हैं। सम है कि मैं हैव मोर देन 2 वैल्यूज, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, अगला है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये आपकी चीजें हैं जो आप अपने रिसर्च में यूज करेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल नाम से पता चल रहा है जो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। अब जिस हमने एग्जांपल ली थी, हमने कहा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रोडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो हर से अलग है, हम उसको खुद इंक्रीज या रिड्यूस कर रहे हैं। और टेम्परेचर पे क्या चीज डिपेंड कर रही है, कोई लिख के बता दे, बोल के बता दे, टेम्परेचर पे क्या चीज डिपेंड कर रही है। हमने कहा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो प्रोडक्टिविटी कम होती है। आप बेशक अपना माइक भी ऑन कर लें और माइक आप बोल के बता सकते हैं। प्रोडक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट कर रही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्टिविटी जो है वो आपके, तो आपका इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा टेम्परेचर और डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं। The cause variable or one that identifies forces or condition that act on someone else is the independent variable। ये हमने बात कर ली है कि ये आपका जो है ये इन्फोर्स करता है कंडीशन डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और जिसका रिजल्ट इफेक्ट पर जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और जिसका रिजल्ट या आउटकम आता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा इसमें जो है इसमें एक्स से करते हैं, लिखते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई से हमेशा डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा जी रेज इन पे वुड इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बता दें जल्दी से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा इसमें, पे, हाँ ठीक है, और जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है मॉडरेटिंग वेरिएबल। अच्छा, मॉडरेटिंग वेरिएबल ये होता है कि अब ये देखें, ये हमारा पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमने वही इसका रिलेशन एक बनाया हुआ है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये एरो जा रहा है इस तरफ, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट करता है।
लेकिन अभी एक तीसरा वेरिएबल है जो m जनरेट किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि m जो है ये एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है जो इसके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग या वीक करेगा, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, हम कहते हैं कि जी जब गर्मियां होती हैं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ये हमने एग्जाम्पल एक बात कर रहे थे। तो अब मैं कहता हूं कि जब टेम्परेचर रेज होता है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन मैं एक मॉडरेटिंग वेरिएबल डाल देता हूं, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, मैं कहता हूं कि वर्किंग एनवायरनमेंट अगर आप अच्छा कर देते हैं तो ये जो रिलेशन है ये वीक हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब गर्मी ज्यादा होने से प्रोडक्टिविटी इतनी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक मॉडरेटिंग वेरिएबल मैंने डाल दिया है, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल था वर्किंग कंडीशन। अगर वर्किंग कंडीशन में अच्छा कर देता हूं तो इनका रिलेशन जो है वो वीक हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आ गया सारों को? गुड। तो ये आपका आ गया मॉडरेटिंग वेरिएबल जो इन दोनों के रिलेशन को मॉडरेट करता है। थर्स्ट है, थर्ड आपका नेक्स्ट है इंटरवीनिंग वेरिएबल। अच्छा अभी आप देखें ये जो डायग्राम है, थ्योरेटिकल डायग्राम होती है, ये काफी आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग आपको जो ना बेहतर करती है अंडरस्टैंडिंग। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसके बीच में एक आ गया है इंटरवीनिंग वेरिएबल। सॉरी क्या मैंने लिखा है? मॉडरेट। मॉडरेट का आपको समझ नहीं आया अभी तक? इसमें क्या चीज समझ नहीं आई क्या? मॉडरेटिंग वेरिएबल हम देखें बात की थी, हमने कहा था मॉडरेटिंग वेरिएबल वो है जो एक जो आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का एक रिलेशन है उसको मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई का मतलब ये है कि उसको चेंज कर देगा, ठीक है। जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी कि जब आपका क्या नाम है टेम्परेचर रेज होता है, गर्मियां आती हैं, तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बाहर जो बंदे काम कर रहे हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन हमने एक मॉडरेटर्स में डाल दिया, मॉडरेटर था वर्किंग कंडीशन। मैं कहता हूँ कि जी आप वहां पे उस कमरे में एसी लगा दें, ठीक है, पंखा लगा दें, अच्छा कूलर लगा दें, तो उससे क्या होगा कि लोगों के जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी कम नहीं होगी। अब बेशक गर्मियां भी आ जाएं, लेकिन आपकी जो प्रोडक्टिविटी है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका जो रिलेशन है वो थोड़ा वीक हो गया है। इसका मतलब अब उतना कम नहीं होगी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी फिर बेहतर रहेगी। एक और एग्जांपल देख लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर इंक्रीजेस स्ट्रेस, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज सुपरवाइजर बड़ा स्ट्रिक्ट है, हाँ, तो उससे आपका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मॉडरेटर हमने कहा कि जी इसमें है गुड कोलीग्स, अगर आपके कोलीग्स अच्छे हैं तो वो जो स्ट्रेस का लेवल है स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर से वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा इंटरवीनिंग वो होता है जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में आता है, और ये इन दोनों को लिंक को शो करता है, ठीक है। For independent variable, it acts as a dependent variable, and for dependent variable, it acts as a क्या नाम है इंटरडिपेंडेंट, वो क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये देखें, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसके आगे क्या आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये एक्ट कर रहा है एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल इट इज एक्टिंग एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको इम्पैक्ट डाल रहा है, इसको, इंटरवीनिंग वेरिएबल को, और इंटरवीनिंग वेरिएबल किसको इंपैक्ट डाल रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। एग्जांपल, हम कहते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 5 डेज वर्किंग, हम कहते हैं बजाय 6 या 7 दिन काम कराने के अगर 5 दिन वर्किंग होगी तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया 5 दिन वर्किंग। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब 5 दिन हम वर्किंग करते हैं तो हमें पता चला कि इससे अगर तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रही है तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसमें इंटरवीनिंग वेरिएबल है जॉब सेटिस्फेक्शन, कि आपका 5 दिन वर्किंग करने से लोगों की जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, और जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज द इंटरवीनिंग वेरिएबल जो कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में है और इनको लिंक कर रहा है आपस में। ये चीज क्लियर हो गई है? अच्छा नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अच्छा अब डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। अनदर एग्जांपल प्लीज। अच्छा एग्जांपल इसकी अच्छा अगर हम अपने वो जो है पिछले वाला ही लेते हैं एग्जांपल के, जो टेम्परेचर रेज होने से हमने कहा था प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है,
अच्छा, टेम्परेचर रेज होने से क्या इम्पैक्ट आ रहा है? क्यों कम हो जाती है प्रोडक्टिविटी? हम कह सकते हैं कि जी हम बाहर बाहर लेबर काम कर रही है, हम कहते हैं टेम्परेचर रेज होने से डिहाइड्रेशन जो है, इंसान की बॉडी में डिहाइड्रेशन, एक हम एक ये वेरिएबल डाल देते हैं कि डिहाइड्रेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कि डिहाइड्रेशन ज्यादा हो रही है और डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो है प्रोडक्टिविटी वो कम हो रही है। अब इस इंटरवीनिंग वेरिएबल का फायदा ये होता है कि हमें दोनों के रिलेशनशिप की समझ आ जाती है कि हमने अगर इसको कम करना है, हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो हमने लेट्स सपोज डिहाइड्रेशन इज द वेरिएबल, उसको हम करेंगे। इसमें ये होता है कि आप डिफरेंट इंटरवीनिंग वेरिएबल्स डालते हैं और देखते हैं किसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। आप यहाँ पे कर देंगे जी कि स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से इम्पैक्ट आता है, डिहाइड्रेशन हो रही है, उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है, दिन का जो है क्या नाम है, डे टाइम ज्यादा हो जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट आता है। इस तरह डिफरेंट इंटरवीनिंग आपने इसमें डाल दिए और उसके बाद आपने देखा है कि क्या इम्पैक्ट आता है, तो आपको पता चला कि जी डिहाइड्रेशन का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है इसके ऊपर। तो आपको पता चल गया कि अच्छा, अब हमने अगर इस प्रॉब्लम को केटर करना है, तो जो हमारा इंटरवीनिंग वेरिएबल था डिहाइड्रेशन, इसको हमने केटर करना है। तो आप कहेंगे जी वहां पे कूलर रख दें, पानी ठंडा रख दें, शरबत रख दें, जूस रख दें, तो उससे ये कि उनका जो प्रोडक्टिविटी है दोबारा बेहतर हो जाएगी। समझ आ गई अब ये? एमवी एंड आईवी में अच्छा, जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, मॉडरेटिंग वेरिएबल जो है वो इनके दरमियान में नहीं आ रहा, ठीक है, वो उनके रिलेशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, अभी जैसा हमने कहा था कि अगर हम वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दें, अब पानी का कूलर हमने रख दिया एक, ठीक है, पानी का कूलर रखना क्या हुआ, एक तरह से वर्किंग कंडीशन आपने बेहतर कर दी। ठीक है, तो अब जो आपने पानी का कूलर रखा है, तो फिर आपने देखा कि इस रिलेशन पे क्या, अब आपने कहा कि हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर रेज हुआ है तो प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट आया है, कि हमने पानी रख दिया, शरबत रख दिया, पंखा लगा दिया है, अब इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो अब ये जो आपने वर्किंग कंडीशन चेंज की है, वर्किंग कंडीशन चेंज करना ये है मॉडरेटिंग वेरिएबल, क्योंकि वर्किंग कंडीशन चेंज करना डायरेक्ट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आपके टेम्परेचर रेज होने पे, ना वो उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है आपके क्या नाम है, इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक अलग से अलग वो है, टोटली एक डिफरेंट किस्म का वेरिएबल है। लेकिन जब आप बात करेंगे इंटरवीनिंग वेरिएबल, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल ऐसा है जिसका कोई कनेक्शन होगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो इन दोनों के दरमियान में कोई चीज आ रही होगी। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि 5 दिन वर्किंग करने से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज कोई एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बात करते हैं कि हाँ, हम कहते हैं कि 5 दिन काम करने से आपका वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इस पे अगर बंदे की डाइट अच्छी हो, ठीक है, वो अच्छा खाना खा रहा हो, तो क्या इम्पैक्ट आएगा। अब डाइट अच्छी होना का आप एक मॉडरेटिंग इम्पैक्ट ले सकते हैं, क्योंकि डाइट अच्छी होना का 5 दिन से कोई ताल्लुक नहीं है वर्किंग से। ठीक है, 5 दिन वर्किंग से आपका जो इंटरवीनिंग हो सकता है वो हो सकता है जॉब सेटिस्फेक्शन, कि आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है, या आप ये कह सकते हैं कि 5 दिन वर्किंग से ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाता है। जो ट्रैवलिंग टाइम कम होता है उसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ट्रैवलिंग टाइम जो है वो इंटरवीनिंग वेरिएबल हो सकता है, कि आप देखना चाहते हैं कि 5 दिन वर्किंग करने से आपका ट्रैवलिंग टाइम कितना कम होता है, और ट्रैवलिंग टाइम कम होने से आप देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। समझ आ गई है? जब मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा तो डायरेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंपैक्ट होगा, और उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि अब हम मॉडरेटर डालते हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन जब ये इंटरवीनिंग हो वेरिएबल होगा, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से देखेंगे कि इंटरवीनिंग पे क्या फर्क पड़ता है, और इंटरवीनिंग के चेंज से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या फर्क पड़ता है। स्टेप वाइज हो जाएगा ये। अच्छा, अब जब आप ये चीज कर रहे होते हैं तो काफ़ी वेरिएबल ऐसे होते हैं जो आपकी रिसर्च से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है? और उनको आपने एक्सक्लूड करना होता है स्टडी में, ठीक है? अ, इनको और एक्सक्लूड करना होता है, इनको आपने कंट्रोल करना होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि हम देख रहे हैं कि जब गर्मियों में लेबर काम करती है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है प्रोडक्टिविटी में। अब लेट्स सपोज आपने सर्दियों में, उसका क्या तरीका होता है, आपने सर्दियों में उनका देखा कि जी उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आपने कहा एक मजदूर जो है
वो 10 दिन में घर बना देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गर्मियां आती हैं तो वो घर बनाने में या एक दीवार बनाने में 15 दिन लेता है। तो आपने कहा कि अच्छा जी, जब टेम्परेचर रेज हुआ तो इस इम्पैक्ट क्या आया कि लोग प्रोडक्टिविटी कम हो गई। ठीक है, 50% या 75% प्रोडक्टिविटी उसकी कम हो गई। अब इसमें एक एक्सट्रेनियस वेरिएबल आ गया, रमजान, कि आपने गर्मियों का जो आपने वो लिया, उनका जब नोट किया वो आपने रमजान में नोट किया। ठीक है, तो अब ये एक ऐसा वेरिएबल था जिसको आपने एक्सट्रेनियस वेरिएबल है जिसको आपने कंट्रोल करना था कि ये इसमें इम्पैक्ट ना डाले। ठीक है, इसी तरह लेट्स सपोज कोई जो है, जब आपने सर्दियों में लिया तो वो बंदा या तो बीमार था, उसको तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मियों में किया तो वो ठीक था। तो अब दोबारा, अब जो उसकी बीमारी या उसकी हेल्थ है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है कि आपने इसको कंट्रोल करना था कि जब दोनों चीजें हैं तो ये एक्स्ट्रा जो वेरिएबल्स हैं ये इम्पैक्ट ना डालें। ठीक है, तो इनको एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं कि जिनको हमें कंट्रोल करना है। जो आपकी कोशिश होती है कि जो रिलेशंस पे आपके जो आईवी और डीवी है उसके रिलेशन पे कोई इम्पैक्ट ना डाले, इसको आपने कंट्रोल करने होते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये चीज? अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ गया हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइपोथेसिस की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो आपके टेस्टेबल, अच्छा नहीं, अभी इसमें आना है कि हमने प्रोपोजिशन की बात की थी, सॉरी। प्रोपोजिशन क्या है? दो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक जो मैं बात कर रहा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी कम होती है, दिस इज अ प्रोपोजिशन। ठीक है, so a proposition that can be verified to determine its reality is a hypothesis. Therefore, one can say that a hypothesis is a verifiable counterpart of a proposition. Proposition का जो verifiable part है उसको हम hypothesis कहते हैं। Proposition आप कुछ भी दे सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी लेट्स सपोज अगर मैं चांद पे चला जाऊं तो मैं पढ़ाई में बड़ा अच्छा हो जाऊंगा। ठीक है, एक प्रोपोजिशन आपने कहा जी हाँ ये वेरिएबल है, चांद पे आके मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस नहीं हो सकता। हाइपोथेसिस तभी होगा जब उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसके आप एम्पेरिकल चीजें हैं आप उनको मेजर कर सकते हैं और उसके बाद आप उनको उनका रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ टेस्टेबल स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आप टेस्ट नहीं कर सकते तो वो हाइपोथेसिस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द हायर द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, द लोअर देयर लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म। जॉब कमिटमेंट ज्यादा होगी, एब्सेंटी जो है वो कम हो जाएगी। अब इसको आप मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, जॉब कमिटमेंट मेजर करें, एब्सेंटी रेट देखें और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा जी जॉब कमिटमेंट जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे एब्सेंट कम है, लोग जहाँ जॉब कमिटमेंट कम है एब्सेंट ज्यादा है। तो दिस इज अ हाइपोथेसिस। अच्छा, अब हाइपोथेसिस में एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। अब कोई एग्जांपल आप मुझे बता सकते हैं एक वेरिएबल का क्या हो सकता है? मैं पहले भी आप लोगों से कहा था, आप काइंडली माइक ऑन कर लें अपना और उस पे आप बोल के कर लें, क्योंकि लिखने में काफी टाइम जो है ना वो उसमें जाया हो जाता है। कोई एग्जांपल ज़हन में आ रही है? वन वेरिएबल का क्या हो सकता है? यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस। आवाज आ रही है? हेलो? 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 आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ बताएं, कोई एग्जांपल ज़हन में नहीं आ रही सर? अच्छा, अब देखें, मैं कहता हूँ एक कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, एक बैंक है, उसमें मेजर करना चाहता हूँ लोगों की मोटिवेशन लेवल क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मोटिवेशन लेवल ऑफ अस्करी बैंक, लेट्स मैं कहता हूँ, ठीक है, या एक्स वाई जेड बैंक। तो अब इसमें वेरिएबल क्या है? मोटिवेशन लेवल। ठीक है, या मैं कहता हूँ मैं जॉब कमिटमेंट मेजर करना चाहता हूँ, लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट इन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है जॉब कमिटमेंट। ठीक है ना, हम जॉब कमिटमेंट को मेजर कर रहे हैं तो इसमें एक वेरिएबल है। अच्छा, टू वेरिएबल्स का तो बहुत ईजी है, उस वक्त से हम डिस्कस कर रहे हैं। टू वेरिएबल्स के कोई एग्जांपल बताएं।
ड्रिंकिंग शुगर ड्रिंक्स डेली लीड टू, हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये आपके जो है 2 वेरिएबल्स का आ गया। इसमें शुगरी ड्रिंक्स का एक लेवल हो गया, कम या ज्यादा, इसका डेली का आ गया। लीड्स टू ओबेसिटी, ओबेसिटी आपका दूसरा एक जो है वेरिएबल आ गया। अच्छा, इसमें इस तरह मोर देन 2 भी हो सकते हैं कि लेट्स आप कहते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट ऑन दी क्या नाम है टर्नओवर इंटेंशंस एंड जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ दी XYZ कंपनी। तो इसमें अब 3 आपके वो वेरिएबल्स आ गए हैं। या आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ वर्क फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड फैमिली वर्क कन्फ्लिक्ट ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटिज्म रेट, मतलब इस तरह करके आपके मल्टीपल भी इसमें हो सकते हैं। अच्छा, अब हाइपोथेसिस के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव, रिलेशनल, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस। इसको हम वन बाय वन इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस जो है वो होता है जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका वन वेरिएबल है, देयर बाय इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस। अच्छा, जनरली जो एमबीए में आप लोग करते हैं हाइपोथेसिस वाला, वो जनरली वो यही वाला होता है, सिंगल वाला, क्योंकि वो इजी होता है, आपने विद इन 2-3-4 मंथ्स उसको सबमिट कराना होता है। तो जनरली डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस का हम काम करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस टिपिकली स्टेट द एग्जिस्टेंस, साइज, फॉर्म और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें वेरिएबल क्या है, इस एग्जांपल में वेरिएबल क्या है? लेवल ऑफ कमिटमेंट, बिल्कुल। लेवल ऑफ कमिटमेंट है कि कितनी कमिटमेंट है, तो ये एक वेरिएबल है। तो ये आपका जो है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हो गया। अगला हमारा आ गया रिलेशनल हाइपोथेसिस। अच्छा, अब रिलेशनल से आपको नाम से पता चल रहा है कि ये किसी दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बता रहा है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, कमिटमेंट ठीक है। अब ये देखें, ये रिलेशन बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके लिए आपको दो या दो से ज्यादा, यानी बाइवेरिएट या मल्टीवेरिएट इसका होगा हमेशा। तो रिलेशन, अच्छा अब इसके डिफरेंट किस्म के रिलेशन होते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है कि हम ये देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको आगे। पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, और उसके बाद कॉजल और सिंपली कोरिलेशन हो गया। अच्छा, डायरेक्शनल और डायरेक्शनल हो गया, तो लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है कि जब जॉब कमिटमेंट ज्यादा होगी पॉजिटिवली, तो ये आपका लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये डायरेक्शनल है, और दूसरा पॉजिटिव है डायरेक्शन। अब मैं कहता हूं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब मुझे बताएं, ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल है या क्या है, पहले सबसे पहले जल्दी जल्दी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम होगी। पहले बताइए, डायरेक्शनल है नॉन डायरेक्शनल? डायरेक्शनल। किसी और का कोई डिफरेंट? देखिए, ये डायरेक्शनल है क्योंकि इसमें आपने एक रिलेशन बताया है कि जब आपकी प्रोडक्टिविटी देखें ज्यादा हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन आपने बताई है कि आपका जो है वो क्या नाम है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अच्छा, पहले नॉन डायरेक्शनल की एग्जांपल देख लें। The level of job commitment of the officer is associated with their level of efficiency। ठीक है, level of job commitment of the officer is associated। associated का मतलब कि उससे के साथ associated है, लेकिन कम या ज्यादा हो रहा है ये इससे पता नहीं चल रहा। ये पॉइंट समझ आइए। नॉन डायरेक्शनल देखें, आपको ये नहीं पता चल रहा कि एसोसिएटेड है, ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड है या नेगेटिवली एसोसिएटेड है। जॉब कमिटमेंट ज्यादा होने से एफिशिएंसी कम होगी या ज्यादा होगी, इस चीज का हमें इसे नहीं पता चल रहा। सिर्फ हमें ये पता है कि जब जॉब कमिटमेंट चेंज होगा तो आपकी एफिशिएंसी चेंज होगी, लेकिन एक साथ उसके जैसे होगी या उसके अगेंस्ट होगी हमें नहीं पता। ठीक है, जहां पे हमें पता हो, अगर मैं कहता हूं लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी, फिर ये डायरेक्शनल हो जाता, डायरेक्शनल और नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं कहता हूं लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, तो फिर ये क्या हो जाएगा,
डायरेक्शनल एंड पॉजिटिव। लेकिन हम जब सिर्फ कह रहे हैं एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ एफिशिएंसी, तो फिर ये क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अब दोबारा दें, ये डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल को समझ आई या नहीं आई? अब ये देखें, जो एग्जांपल लिखी थी ये हसन नूर ने, ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स डेली लीड्स टू ओबेसिटी। अब इसका बताएं, ये क्या चीज है, ये डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है, क्या है ये? इस स्टेटमेंट से, इस प्रपोजिशन से आपको या इस हाइपोथेसिस से आपको क्या चीज समझ आ रही है कि अगर हम डेली पिएंगे तो क्या होगा? डायरेक्शनल, वेरी गुड, डायरेक्शनल है। और पॉजिटिवली है या नेगेटिवली? क्योंकि जब भी डायरेक्शनल होगी तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगी? पॉजिटिव, वेरी गुड। हाँ, अब ये हो गई डायरेक्शनली पॉजिटिव। अब मैं अगर कहता हूं क्या नाम है, डूइंग एक्सरसाइज डेली, ठीक है, रिड्यूस ओबेसिटी। अब बताएं, डूइंग एक्सरसाइज डेली रिड्यूसेस द ओबेसिटी, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल? डूइंग एक्सरसाइज डेली रिड्यूसेस, डायरेक्शनल नेगेटिव, वेरी गुड। हाँ, डायरेक्शनल है और नेगेटिवली डायरेक्शनल है। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गई इस चीज की? ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी? ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अब एक है कोरिलेशनल। कोरिलेशनल आप बताते हैं, कोरिलेशनल हाइपोथेसिस इज अ सॉर्ट ऑफ नॉन डायरेक्शनल, कि जिसमें आप बता देते हैं कि इनका आपस में रिलेशन तो है, लेकिन ये नहीं बताते किस किस्म का है। जो वेरिएबल्स हैं वो इन सम स्पेसिफिक मैनर्स विदाउट इंप्लाइंग दैट वन कॉज द अदर। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं पता चलता कि, अच्छा सॉरी, जो इसमें एक डिफरेंस है नॉन डायरेक्शनल इसमें, कि नॉन डायरेक्शनल में आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का पता होता है। ठीक है, जैसा मैंने कहा था कि जॉब कमिटमेंट इज एसोसिएटेड विद लेवल ऑफ एफिशिएंसी। जो को रिलेशनल होता है उसमें आप कहते हैं दो चीजों का आपस में रिलेशन है, लेकिन कौन सी चीज किसको इम्पैक्ट कर रही है या किसको इम्पैक्ट कर रही है ये नहीं पता चलता। ठीक है, अब देखें, लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट ऑफ द ऑफिसर इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद देयर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अच्छा, ये खैर थोड़ी सी डायरेक्शनल टाइप की एग्जांपल हो गई है। इसकी एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि आप को रिलेशनल हाइपोथेसिस में आप कह सकते हैं कि ये चीज भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें ये होगा कि फिर इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। इसमें ये भी हो सकता है कि आपका अगर लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो है जब इंक्रीज हो रही है तो आपकी जॉब कमिटमेंट बढ़ रही है, और जब आपकी जॉब कमिटमेंट बढ़ रही है तो आपकी लेवल ऑफ एफिशिएंसी भी बढ़ रही है। इन दोनों में से आप डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं कह सकते, आप कहेंगे को रिलेशनल है। ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड है, कि अगर लेवल ऑफ एफिशिएंसी आप बढ़ाते हैं तो आपकी जॉब कमिटमेंट बढ़ जाएगी, उसी तरह अगर आप जॉब कमिटमेंट बढ़ा रहे हैं तो आपकी लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब जिस हमने इसका इसका एग्जांपल देख लें, जो एग्जांपल एक पीछे दी थी कि ड्रिंकिंग क्या नाम था, शुगरी ड्रिंक्स इंक्रीज ओबेसिटी, उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरी वेरी बहुत क्लियर है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ड्रिंकिंग शुगरी ड्रिंक्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल था ओबेसिटी। आप ये नहीं कह सकते कि ओबेसिटी इंक्रीज होने से ज्यादा, ओबेसिटी जो है वो उसकी वजह से आप ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल करके ड्रिंकिंग ड्रिंक्स जो है उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसमें एक डायरेक्शनल बड़ा सिंपल था, लेकिन इसमें जो है ये को रिलेशनल है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में को रिलेटेड है। अगर लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो जॉब कमिटमेंट बढ़ेगी, जॉब कमिटमेंट इंक्रीज होगी तो लेवल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, दोनों आपस में को रिलेशनल है। ये पॉइंट समझ आ गया? हमारा आ जाता है नल हाइपोथेसिस। अच्छा सॉरी, एक्सप्लेनेटरी आ गया, कॉजल। कॉजल वो होता है जिसमें हम कहते हैं कि एक जो है वो दूसरे को कॉज कर रहा है। इट इम्प्लीफाई द एग्जिस्टेंस और अ चेंज इन वन वेरिएबल कॉज लीड टू चेंज इन द अदर वेरिएबल। तो इसके अंदर हमेशा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक्सप्लेनेटरी के अंदर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा, जो को रिलेशनल है उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा। दिस ब्रिंग द नोशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो वही बात आ गई।
अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने जब चीजें करना होगा ना, तो इसमें हाइपोथेसिस वगैरह में जनरली हम जो यूज करते हैं वो कर रहे होते हैं एक्सप्लेनेटरी कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव आप कर रहे होंगे, ये चीज आप इसमें कर रहे होंगे। और इसको कंफ्यूज इसमें नहीं होने की जरूरत, क्योंकि ये सारे एक दूसरे इंटरलिंक्ड है। ये कोई ये नहीं कि एक्सप्लेनेटरी है या कॉजल है, वो टोटली डिफरेंट चीजें हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। जिस तरह ये देखें, हाई मोटिवेशन कॉजेज हाई एफिशिएंसी। अब ये कॉजल हाइपोथेसिस भी है, इसके अंदर डायरेक्शनल भी है और पॉजिटिवली डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो अब एक के अंदर डिफरेंट चीजें हैं, वो ये नहीं है कि ये चीजें अलग अलग हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जब है ये एक्सप्लेन कर रहा है इसके रिलेशन को, तो इसका मतलब है कि ये जो है एक्सप्लेनेटरी भी है, ये आपका जो है बाई वेरिएट भी है, देखिए इसमें दो वेरिएबल्स हैं। अच्छा, डायरेक्शनल भी है, ठीक है, और उसके बाद ये जो है वो पॉजिटिवली भी है। इसका फायदा क्या होता है, जब आपने रिसर्च करनी है तो उसमें हेडिंग्स आपको दी होंगी, ठीक है, लिखा होगा कि अच्छा जी ये है, ये डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक्सप्लेनेटरी है या डिस्क्रिप्टिव है, ये क्या है। तो आप उसके नीचे लिखते जाएंगे कि जी ये एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि इसमें जो है ना रिलेशन जो है वो समझाया जा रहा है। सेकेंडली ये डायरेक्शनल है क्योंकि, और डायरेक्शनल भी पॉजिटिव है क्योंकि बता रहा है हाई मोटिवेशन से आपकी हाई एफिशिएंसी हाई होती है, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है। तो वो चीजें होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीजें हैं। तो एक ही आपका जो हाइपोथेसिस होगा उसमें 5-6 ही चीजें आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने पहले चीजें की थी वो थी सारी हाइपोथेसिस। रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो हम हमेशा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट रखिएगा, वो हम हमेशा निकालते हैं नेगेटिव पे। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जैसा कि जी जब लेवल ऑफ जब टेम्परेचर रेज होता है तो प्रोडक्टिविटी कम होती है, ये हमारा हाइपोथेसिस था। लेकिन जब हमने वो करना होता है, रिसर्च करनी होती है और चीजें, तो हम एक नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। वो होता है कि जब टेम्परेचर रेज होगा तो प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी। ठीक है ना, नो आ जाएगा। या आप लिखेंगे कि देयर इज अ जीरो रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसको आप फिर अपने सॉफ्टवेयर में डालेंगे, जो आपके हैं स्टैट्स के सॉफ्टवेयर होंगे, वो फिर नल हाइपोथेसिस की वैल्यू देता है। वो हमारे लिए होता है कि 5% से कम होनी चाहिए, ठीक है, उसकी जो नल हाइपोथेसिस की वैल्यू है। तो जब वो 5% से कम आती है तो हम फिर कहते हैं कि जी हमारा जो नल हाइपोथेसिस था वो जो है रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। चीज थोड़ी अजीब सी है। मैं भी जब ये पढ़ रहा था एमबीए में तो मुझे यही लग रहा था कि कान को उल्टे साइड से करके पकड़ रहे हैं, लेकिन चीज यही होता है, हमारे जितने वो स्टैट्स के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, क्योंकि ये चीज आइडेंटिफाई करना ईजी है, सॉफ्टवेयर इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि अब जब हम कहते हैं कि रिलेशन है, फिर इसमें काफी चीजें आती हैं कि कितना रिलेशन है, किस तरह डायरेक्शनल है क्या नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले वो एच नॉट का एक होता है, एच नॉट इसको कहते हैं, या जीरो, एच जीरो भी कहते हैं। इसमें होता ये है कि आपका जो हाइपोथेसिस है उसका आप एक नेगेटिव ले लेते हैं। आप कहते हैं लेट्स सपोज कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। इसके आप जब वो करेंगे, रिसर्च सारी करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी जो कि 5% से कम होगी, तो आप बताएंगे कि देखें जी नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया है। तो इट मींस पेपर आपके होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं, और उसके बाद आपके ये जो है जो दूसरे पेपर आपके आएंगे, एक्सप्लेन करने वाले भी थोड़े से होंगे, चीजें दोनों होंगी, मिक्स होती हैं उसमें। लेकिन जनरली इस तरह आइडेंटिफाई करने सब्जेक्टिव में ऐसे आ सकते हैं क्या? ये चेक करना पड़ेगा, मुझे काफी अर्सा हो गया, मैंने पास पेपर्स देखे नहीं है। तो ये बल्कि पास पेपर देख सकते हैं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन इस इन चीजों का समझने का फायदा ये है कि आपने अभी जब अगले से फोर्थ सेमेस्टर में जो रिसर्च करनी है उसमें आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब आपको चीजें पता चल जाएंगी। और ये चीजें लिखने में या पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा एक मसला है। आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, लेट्स सपोज आपने कहा कि जी मैं चेक करना चाहती हूँ कि एक्स वाई जेड कंपनी में जो है जब पे लेवल पे इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन इंक्रीज होगी। अब वो करेंगे, आप कहेंगे जनरल हाइपोथेसिस है कि जब
हम पे इंक्रीज करेंगे तो मोटिवेशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी मोटिवेशन। ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। सिंपल है, एक लाइन पे नो लगा दें बीच में, देखिए नो लगा दिया ना, नल हाइपोथेसिस बन गया। और कोई इसमें इतनी लंबी साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब नल हाइपोथेसिस के बजाय जो हमारा मेन हाइपोथेसिस था उसको हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें सेम है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी हो सकता है। The alternative to null hypothesis simply state that there is a relationship between the variables under study. इसका मतलब है कि there is some relation, जो हमारा एक्चुअल में रिलेशन वेरिएबल है वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी है, और उसको हम जो है वो क्या नाम है, रिसर्च हाइपोथेसिस भी कह सकते हैं। अगला पॉइंट रिसर्च हाइपोथेसिस होगा, वो भी हमारा यही होगा। तो एग्जांपल है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जॉब कमिटमेंट एंड द लेवल ऑफ एफिशिएंसी। देखिए नो हमने हटा दिया बीच में से, नो हटा दिया, नो लगा देंगे तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। नल होता है नो, ठीक है, इंग्लिश का लफ्ज है। नल हटा दिया तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, और यही हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस भी हो जाता है, जो हम जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं मेन। It is the actual hypothesis formulated by the research which may also suggest the nature of relationship, that is direction of relationship. In our example, it could be level of job commitment of the officer is positively associated with the level of efficiency. वही जो हमारा ऑल्टरनेटिव था वही बेसिकली हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस हो गया है। यहां तक चीज समझ आ गई है? इसमें ज्यादा, इसमें 7-8 किस्म के नाम है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपको जो है ना चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, जिस तरह ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस वही है। ये रिसर्च हाइपोथेसिस ये आपका जो है वो हो सकता है क्या नाम है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। हाइपोथेसिस का रोल क्या है? इट गाइड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टडी। अब आपको पता चल गया कि जी मैंने हाइपोथेसिस है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द प्रोडक्टिविटी रिड्यूस इन गुजरांवाला, ठीक है। तो अब आपको पता है कि मैंने सिर्फ गुजरांवाला से करना है, और उसमें आपने पॉपुलेशन कह दिया कि जी हमारे जो है लेबर हैं, तो आपको पता चल गया लेबर से लेना है, सिर्फ टेम्परेचर्स मैंने नोट करने हैं, और मैंने उनकी प्रोडक्टिविटी देखनी है, एक्स्ट्रा चीजें मैंने नहीं करनी। तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। इट आइडेंटिफाइज फैक्ट दैट आर रेलेवेंट एंड दोस दैट आर नॉट, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने क्या क्या चीज जो है ना वो करनी है। फॉर एग्जाम्पल हु शैल बी, अच्छा अगर आप फर्स्ट के कर रहे हैं मैरिड कपल्स के ऊपर कर रहे हैं रिसर्च, तो आपने उनकी क्या चीजें जो है ना किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करना है कि लेट्स सपोज देयर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, कि जी उनकी डिसीजन मेकिंग किस तरह है, या आपने देखना है कि जॉब जो है वो दोनों मेंबर्स करते हैं, एक मेंबर करते हैं, या आपने ये देखना है कि उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह के हैं। तो वो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि आप लेट्स को कहते हैं कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि गुजरांवाला में जो मैरिड कपल्स हैं उसमें कितने कपल्स हैं जो दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं, या मैं कंपैरिजन करना चाहता हूँ गुजरांवाला लाहौर का कि कहाँ पे जो मैरिड कपल्स हैं उनमें दोनों मेंबर्स अर्निंग मेंबर्स हैं। तो अब आपको डायरेक्शन मिल गई। आपको पता है मैंने जी मैरिड कपल्स के अब पूरा बायोडाटा नहीं लेना, मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि कहाँ मैरिड कपल्स हैं, सर्वे में पूछना चाहिए आपके जो है मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं या सिर्फ एक बंदा जॉब करता है। अब आपको पता चल गया मैंने क्या चीज नोट करनी है। मैंने ये नहीं पूछना जी आपकी इनकम कितनी है, अच्छा जी आपकी कितना अरसा हो गया शादी को, या क्या चीजें हो गई, वो चीज जरूरत नहीं है। सिर्फ फैक्ट जो आपको चाहिए वो आपको पता चल गया मैंने जो नोट करने हैं। इट सजेस्ट विच फॉर्म ऑफ रिसर्च डिजाइन इज लाइकली टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। आपको पता चल गया अगर एक वेरिएबल है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी है, सर्वे करना है, फोकस ग्रुप डिस्कशन करना है, मुझे किस तरह डाटा मिलेगा वो आपको इससे पता चल जाएगा। आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है ताकि आप कंक्लूजन फाइंडिंग कर सकें। अब आपने लेट्स सपोज कहा कि जी मेरा है कंपैरिजन ऑफ जो है आपका मैरिड कपल्स, जो वर्किंग मैरिड कपल्स हैं बिटवीन गुजरांवाला एंड लाहौर। तो अब आपका जो कंक्लूजन आप बता सकते हैं कि जी लेट्स सपोज लाहौर में जो है 70% मैं जो मैरिड कपल्स हैं वो दोनों जॉब करते हैं, वेरएस गुजरांवाला में 30% या 40% करते हैं। तो आप कंक्लूजन दे सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जी लाहौर में जो है वो ज्यादा दोनों मेंबर्स अर्निंग मेंबर्स हैं एज कम्पेयर टू गुजरांवाला। तो आपका कंक्लूजन आप और फाइंडिंग्स में इजिली आप बता सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिंपल से ही है, एक लाइन आपको जनरली पता चाहिए, कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एम्पेरिकल रेफरेंस, ये हमने पहले ही बात की थी कि हाइपोथेसिस में एम्पेरिकल चीज होती है जिनको आप मेजर कर सकते हैं। कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि जी मैं चांद पे जाऊं तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। अब ये चीज आप मेजर नहीं कर सकते इस तरह, तो वो जो है ना मुश्किल हो जाएगी। मस्ट बी स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, जेनेरिक नहीं। जैसे हमने कहा कि जी मैरिड कपल्स के जो हम देखना चाहते हैं कि दोनों के कितने जॉब दोनों करते हैं, एक बंदा करता है, स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक ऑफ रिसर्च। हाँ, कि मतलब कि जो आपकी टेक्निक रिसर्च अवेलेबल है उस पर होना चाहिए, कोई ऐसी एक नई चीज ना निकालें कि जिसको आप रिसर्च की जो है टेक्निक ही अवेलेबल ना हो उसकी, ठीक है। आप कहें कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि जो वो मार्स पे और जो जुपिटर पे जो आता है इम्पैक्ट का, वो हाइपोथेसिस आप उस तरह की नहीं कर सकते। इट शुड बी रिलेटेड टू द बॉडी ऑफ थ्योरी। आपका जो भी रिसर्च होता है वो हम पिछले के साथ हम कहते हैं व्हाट इज रिसर्च, इट इज एडिशन इन दी बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आपके पहले कोई ना कोई बेस उससे रिलेटेड काम हुआ होता है, तो उससे रिलेटेड आगे हम उसको लेके चलते हैं, बिल्कुल ही कोई अलग किस्म की चीज नहीं आ जाती वो, ठीक है ना। तो उसमें कोई ना कोई आपका पहले का रिसर्च या पहले की जो बॉडी आपकी नॉलेज ऑफ बॉडी है उससे रिलेटेड होके उसको आप आगे लेकर चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गई आपको हाइपोथेसिस क्या है क्या नहीं? हेलो, समझ समझ यहाँ तक क्लियर है चीजें या अभी? लिटरेचर, जब आप रिसर्च करते हैं तो उससे पहले आप डिफरेंट किस्म की स्टडीज करते हैं। उस स्टडीज का जो है हम अपने टॉपिक से रिलेटेड उसको हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसका क्या है, गोल्स क्या होते हैं इसके, कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आप जो लिखते हैं, तो पता चलता है कि आपका जो बॉडी ऑफ नॉलेज है उससे आपकी फेमिलियरिटी है, ठीक है, और आपकी एक क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश होती है। कि आप लेट्स सपोज कह रहे हैं कि जी जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, तो आप लिखेंगे कि अच्छा जी टेम्परेचर इंक्रीज को हम किस तरह मेजर करेंगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि 30 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, तो इसको आप कहेंगे कि 30 डिग्री जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज ज्यादा है कम है। 20 डिग्री अगर हम है वो कम है, 40 डिग्री ज्यादा है कम है, 50 डिग्री। इसमें कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई रिसर्च हुई होगी, उन्होंने एक दिया होगा। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। कोई उसके ऊपर जो है वो रिसर्च हुई होगी, इससे आपका चलेगा। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसके ऊपर कोई ना कोई काम काफी हुए हैं, तो डिफरेंट उसमें जो चीजें काम हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसको आप बताएंगे कि जी दिस इज प्रोडक्टिविटी, ये इस पे ये काम हुआ है, फलानी रिसर्च हुई भी है। तो आपकी क्रेडिबिलिटी होगी कि अच्छा आपको चीजों का पता है। टू नो द पाथ ऑफ राइट रिसर्च एंड हाउ अ करंट रिसर्च प्रोजेक्ट इज लिंक टू इट, ठीक है। आप लिंक करते हैं पुराने के साथ। टू इंटीग्रेट एंड समराइज व्हाट इज नोन इन द एरिया, इस एरिया में लेट्स सपोज हो सकता है कि किसी ने यही रिसर्च इस तरह से मिलती जुलती की हो, लेट्स सपोज स्वीडन में, ठीक है। अब स्वीडन एक ठंडा मुल्क है, वहां पे हो सकता है कि उल्टा इम्पैक्ट आया हो, कि जब गर्मियां आती हैं टेम्परेचर रेज होते हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि इससे रिलेटेड रिसर्च है और इसका जो है वो चीजें हैं, तो आपको पता चलेगा। या हो सकता है कि किसी ने गुजरांवाला में ये रिसर्च पहले की हो, लेकिन उसने किया हो कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो आपके जो है मोरल पे क्या इफेक्ट आता है या मोटिवेशन लेवल पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो आप उसे समराइज कर सकते हैं। टू लर्न फ्रॉम अदर्स एंड स्टिमुलेट न्यू आइडियाज, आप देखते हैं पहले क्या काम हो चुका है, सीखते हैं उससे आपको आइडियाज मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, आपको वेरिएबल्स पता चलते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छा जी टेम्परेचर रेज होना जो है ना, दिस इज नो वेरिएबल। वेरिएबल ये होना चाहिए कि जब टेम्परेचर जो है वो अबव 40 डिग्री जाता है, तब ये है। आपने स्टडी किया, आपने कहा जी टेम्परेचर रेज को इस वेरिएबल का बड़ा वेग किस्म का है, जनरल किस्म का है, तो हमारा हाइपोथेसिस स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इट इज कि जब 40 डिग्रीज या 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तब इम्पैक्ट आता है। ये इसको आप कर सकते हैं। हेल्प इन डेवलपिंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, आपको फ्रेमवर्क जो है वो बनाने में, आइडेंटिफाई करने में इसको असिस्टेंस मिलती है। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिव्यूज हैं। पहला होता है सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉन्टेक्स्ट रिव्यू, ठीक है। ये आपके जो प्रोजेक्ट को उसको एक बिग बड़ी पिक्चर में डालता है, ठीक है। कि आपका जो करंट आपको बताता है कि आपकी जो रिसर्च है ये पहले जो रिसर्च हो चुकी भी है उस पर किस तरह ये इसमें शामिल हो सकती है। हिस्टोरिकल रिव्यू ये बताती है कि कोई इशू है वो डेवलपमेंट किस तरह इसकी हुई। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि स्मार्टफोन का इम्पैक्ट जो है बच्चों के लर्निंग पे क्या होता है, तो इस पे कोई रिसर्च काफी पहले हुई होंगी कि पहले जी नॉर्मल फोन आए, फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर वीडियो गेम्स आई, फिर फोन्स आए, फिर स्मार्टफोन्स आए,
फिर सोशल मीडिया आया, फिर ये डिफरेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें आ गई, इसमें डिफरेंट रिसर्च हुई होंगी। तो ये हिस्टोरिकल रिव्यू है कि किस तरह विद पैसेज ऑफ टाइम स्मार्टफ़ोन पे ज्यों-ज्यों चीज़ें बढ़ती गई तो किस तरह होता गया, तो वो आपका हिस्टोरिकल रिव्यू होगा। थ्योरेटिकल रिव्यू जो होता है, वो आप कंपेयर करते हैं डिफरेंट थ्योरीज़ एड्रेस द इश्यू। कुछ लोग कहते हैं कि जी स्मार्टफ़ोन जो है नुकसानदेह है बच्चों के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो यूज़फुल है। तो आप थ्योरेटिकल रिव्यू करते हैं दोनों का कि अच्छा जी किसमें क्या चीज़ है और आपसे रिलेटेड क्या चीज़ बनती है। इंटीग्रेटिव रिव्यू कि अभी तक क्या उस चीज़ के बारे में पता है। मेथोडोलॉजी के रिव्यू पॉइंट्स आउट हाउ मेथोडोलॉजी वेरीज बाय स्टडी कि डिफरेंट मेथड्स चेंज होते रहे। पहले किसी ने कहा होगा जी मैं इसमें केस स्टडी करूँगा, फिर पता चला कि नहीं इसके ऊपर जो है ना सर्वे किया गया है। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या-क्या मेथड्स यूज़ हो चुके हैं। अच्छा, आप लिटरेचर रिव्यू कहाँ फाइंड कर सकते हैं? कंप्यूटर्स पे, आप गूगल स्कॉलर्स पे लिखे आपको मिल जाएगा, स्कॉलर जर्नल्स पे, बुक्स पे, डिसर्टेशंस में डिफरेंट लोगों ने जो थीसिस जमा कराए हैं उस पे, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे, आपका है लेट्स सपोज़ कि जी आप कहते हैं जी पाकिस्तान की हम देखना चाहते हैं कि कितनी परसेंट आबादी फीमेल जो है वो जॉब करती हैं। तो अब ये आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट या कहीं गवर्नमेंट साइट से मिलेगा कि जी पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। तो इस तरह की चीज़ें आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से मिल सकती हैं। पॉलिसी रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेड पेपर्स, आपने किसी आप ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे हैं तो उनकी जो पॉलिसी रिपोर्ट्स हैं उससे आप ले सकते हैं, बिब्लियोग्राफी वगैरह से ले सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट जगह है जहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये बस ये 2-3 स्लाइड्स का है, लास्ट 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं कि आप ये किस तरह सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करते हैं। आप डिफाइन अ टॉपिक। अच्छा, टॉपिक आपने बड़ा पहले जो है ना ये बल्कि जब आप 4th सेमेस्टर में आएँगे तो उसका एक वो है कि जब टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करना है। 70% जो आपकी रिसर्च है, वो है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। अगर टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिया है दैट इज़ 70% ऑफ योर रिसर्च, मैं कहता हूँ समझें कि हो गई है, ठीक है? तो आपने जब करना है तो आपने पहले टॉपिक अपना जो है ना उसको रिफाइन और उसको बार-बार रिफाइन करना है टॉपिक को। फिर आपने डिज़ाइन करनी है अपनी सर्च, ठीक है? टाइप ऑफ रिव्यू किस तरह का चाहिए, ज़्यादा चाहिए, किस किस्म का मटेरियल आपने इंक्लूड करना है, नेट से देखना है, लाइब्रेरी जाना है। पैरामीटर ऑन योर रिसर्च, ये हमने हाइपोथेसिस से बात की थी। जब हाइपोथेसिस आप डेवलप करेंगे तो आपके पैरामीटर्स आ जाएगा, ठीक है? हाउ मच टाइम यू विल डिवोट टू इट, कितना टाइम आपने देना है। आप कि जी मैं 1 महीना लिटरेचर रिव्यू पे काम करूँगी, क्योंकि काम तो इतना है कि आप पूरा साल, 2 साल, 5 साल भी लगा दें तो आप पढ़ते रहेंगे रिसर्च। तो आपने खुद कहना है कि अच्छा मैं 1 हफ्ता जो है ना लिटरेचर रिव्यू को दूँगा या मैं 1 महीना लिटरेचर रिव्यू को दूँगी, ठीक है? हाउ फार बैक इन टाइम यू विल लुक। अब एक चीज़ आप कहें जी, अब जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ है कहती हैं लास्ट 5 ईयर्स के आप 5 साल के देखें। तो ये आपने करना आइडेंटिफ़ाई। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी नहीं कहती तो आपने खुद देखना जी 5 साल, पिछले 10 साल के कितने करने हैं, 20 साल के पिछले मैं देखूँगा। तो उतना आप करें। जब आप गूगल स्कॉलर पे जाते हैं तो उसमें वो लिखा आता है कि किस ईयर से किस ईयर तक। तो आप कहते हैं कि जी लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स में जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो दिखा दें। मैक्सिमम नंबर रिसर्च रिपोर्ट, मे बी बाज़ औक़ात थाउज़ेंड्स ऑफ रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो आप कह सकते हैं अच्छा जी मैं 10 देखूँगा या 11 या 12 में देखने हैं, तो ये आपने आइडेंटिफ़ाई करनी है। लोकेट रिसर्च रिपोर्ट, ये हमने बता दिए कहाँ-कहाँ पे आपको ये रिसर्च रिपोर्ट्स मिल सकती हैं, वहाँ पे आप जाएँ, उनको लोकेट करें, इंटरनेट पे देखें। आजकल तो इंटरनेट पे ज़्यादा गूगल स्कॉलर पे नेट करते हैं। उसके बाद आप देखिए उसमें रिकॉर्ड क्या करना है, ठीक है? जब आपको मिल गया है उसमें से आप डिटेल्स लिख लें, रेफरेंसेस आप उसमें नोट करें, ठीक है? उसमें फुल नेम्स, ऑथर, टाइटल, वॉल्यूम, इश्यू, पेजेस, ये आप लिखिए। ये रेफरेंसिंग का हम आगे करेंगे तो उसकी रेफरेंसिंग वगैरह होगी। ये सारी हो चीज़ें नोट करें और उसके बाद आप अपना लिटरेचर रिव्यू उसको आप लिखें। अ, ये जो है बस आज का टॉपिक है। इसमें अभी कोई चीज़ जो समझ नहीं आई तो बताएँ? जो है थोड़ा-सा वो चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। उनको ये ना समझें कि वो सारी चीज़ें अलग-अलग हैं और डिफरेंट टाइप्स की हैं, तो वो कि ये चीज़ तो बात पहले वाले में भी हुई थी, ये दूसरे में भी हुई है। ये सारी आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है? तो उसको एक बार अभी मैं तो करूँगा कि आप आज या कल इसको एक दफ़ा पढ़ लें इन चैप्टर्स को। तो आपको जो है इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ आ जाएँगी और आसानी हो जाएगी आपको। और नोट्स जो मैं कह रहा हूँ साथ-साथ बनाते जाएँ। जो एग्ज़ाम्पल्स बता रहा हूँ नोट लिखते जाएँ। तो उसके लिए आपके फिर इंशाअल्लाह ताला ईज़ी हो जाएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।